उनको जाना पड़ गया कोई बहुत ही अर्जेंट काम से, लेकिन अभी मिले थे हमसे प्रोफेसर आलोक कुमार जी, आलोक नाथ जी, चेयरिंग डिस्कशन, प्रोफेसर विक्रम हरिजन जी, अदर फैकल्टी मेंबर्स। अभी मैं भी इंग्लिश में ही बोलने लगा तो आई एम ऑन एंड ऑफ द डायस। और मेरे सारे दोस्तों, आई थिंक रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ पे ज़्यादातर, कुछ एमए के स्टूडेंट भी हैं जैसे मुझे बताया गया। तो मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इस विभाग का कि मुझे ये मौका दिया। मैं किसी और काम से, सरकारी काम से आया था आज यहाँ, तो आलोक जी से मेरे पुराने मित्र हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई और इन्होंने जो है इस अपॉर्चुनिटी का अक्सर फ़ायदा उठाना भी चाहिए, हम भी उठा लेते हैं कोई आता हो तो इन्होंने यह अरेंज किया। दोस्तों, आज का जो मेरे बारे में जो कहा गया है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में इतना ही मानता हूँ कि आई एम जस्ट मेयर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, बस उससे ज़्यादा नहीं। और ठीक है, काम करते करते हो ही जाता है, काम का ढेर लग जाता है समय के साथ अगर करते रहे तो। आज का जो टॉपिक है, जरा बैठ जाइए। आज का जो विषय है मेमोयर्स एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आज हम इस पे बात कर रहे हैं और इसमें पर्टिकुलरली डिस्कशन ऑन दलित ऑटोबायोग्राफी। जो दलित आत्मकथाएं होती हैं, मेरी भी आत्मकथा पब्लिश हुई है, ये जरा देखिए, जख्म अभी ताजा है, ये इसका टाइटल है। इंटरेस्टिंग लगा ना, जख्म अभी ताजा है, एक दलित आत्मकथा। मैं इसी बैकग्राउंड से आता हूँ समाज की, और एक सीनियर प्रोफेसर के रैंक पे हैं, डीन भी रह चुका हूँ, तो कुछ ठीक ठाक सी अचीवमेंट है, तो इसलिए इस लेवल पे आके हमने ये आत्मकथा पब्लिश करी है। लेकिन बेसिक हमारी जो चर्चा है वो सोर्स के एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनको हम कैसे देखें वो हम बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हो हिस्ट्री के जो सोर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। दो तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। एक तीसरी श्रेणी भी है, और जो कि आजकल सोशल मीडिया या इंटरनेट की फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में जो सोर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रेणी और भी है जो ओरल या मेमोरी, जिसको हम कहते हैं, मेमोरी के तौर पे होते हैं। और कुछ उनमें से कुछ जो है सोर्स ओरल ट्रेडिशन के रूप में, मौखिक परंपराओं के रूप में होते हैं। कुछ जो है डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो लिटरेचर हिस्ट्री का एक सोर्स रहा है, आप जानते ही हो। प्राचीन कालों में भी, मध्यकाल में भी जो लिटरेरी सोर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस लिटरेचर और हिस्ट्री का बहुत गहरा संबंध है। और लिटरेचर में भी वो लिटरेचर जो हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जिसमें जानकारियां मिलती है, वो हमारे लिए एक सोर्स बन जाता है। हालांकि कुछ लोग डिबेट करते हैं कि लिटरेचर को कितना सोर्स मानना चाहिए, और इसलिए हर एक सोर्स को प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है। वो मेथोडोलॉजी इस पे भी लागू होगी। लेकिन लिटरेचर जो है, लिटरेचर की कई सारे विधाएं होती हैं, कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि मेमोयर, आज हम मेमोयर की चर्चा कर रहे हैं। मेमोयर बड़ा यूजफुल सोर्स है हिस्ट्री का। प्राचीन काल से ही लोग मेमोयर लिखते रहे। तो मैंने बताया मेमोयर्स भी, हिस्ट्री और मेमोरी का जो संबंध है ना, वो बहुत गहरा है। तो लोगों के जहन में जो रह गया, तो मेमोरी के भी मैंने दो रूप होते हैं। पहली है जो ओरल रूप में होती है, मौखिक रूप में, जो लोगों की स्मृति में है, बस मौखिक रूप से लोगों को याद है। वो हमारी पॉपुलर हिस्ट्री जो होती है ना, पॉपुलर हिस्ट्री, इसी हिस्ट्री के भी कई फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म खासकर, एक पॉपुलर हिस्ट्री, दूसरी एकेडमिक हिस्ट्री। तो लोग, आम लोग जो हिस्ट्री के बारे में जो अपनी समझ रखते हैं या थोड़ा सा जो उनका अंदाजा है, तो ये पॉपुलर जो मेमोरी है वो आती है इस रूप में, ओरल सोर्सेज के रूप में। और दूसरा एक रूप और है, अगर हम मेमोरी को डॉक्यूमेंटेड कर दें, है ना, मेमोरी को अगर हम दस्तावेज का रूप दे दें, तो वो मेमोरी जो है बनती है मेमोयर, है ना। मेमोरी से ही बना ना मेमोयर। अगर मेमोरी को डॉक्यूमेंटेड कर दें, लिख दे, भाई मुझे जो भी याद था वो मैंने लिख दिया, जो चीज मैंने देखी, तो वो मेमोयर बनता है। और उस मेमोयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोबायोग्राफीज। ओके, हालांकि मेमोयर कई तरह के होते हैं। मैं एक बात बता दूं, मेमोयर सिर्फ और तो आत्मकथा नहीं होती, आत्मवृत्त भी होते हैं। लोगों ने यात्राएं करी, मान लिया कहीं पे, तो ट्रैवल अकाउंट्स भी होते हैं।
मेडिवल हिस्ट्री में आप देखते बहुत सारे ट्रेवलर्स ने बताया है इंडिया के बारे में, है ना। ट्रेवल अकाउंट्स होते हैं, आत्मवृत्त होते हैं, आत्म कथाएं होती हैं, है ऑटोबायोग्राफी, कई रूप में मेमोयर हम देखते हैं। तो अगर इंडिया का मैं खासकर उदाहरण दूं तो भारत में मेमोयर्स की एक लंबी परंपरा है। प्राचीन काल से मेमोयर देखते रहे हैं और उनको हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम यूज करते रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में आपने ह्यूम सांग का नाम सुना होगा, फाइयान का यार नाम सुना होगा, बहुत सारे यात्री आते रहे। उन लोगों ने जो लिखा है वो बड़ा कीमती है। और मैक्सिमिलियन के इंडिका का भी जिक्र सुना होगा। तो इंडिया के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बताया है और उसको बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो वहां से मिलती है। अगर वो लोग अगर इंडिया के बारे में यहाँ पे विजिट नहीं करते, नहीं लिखते, तो शायद इतिहास के बहुत सारे अध्याय जो है वो डार्क रह जाते हैं। इसी तरह मध्यकाल में ढेर सारे यात्री आए हैं, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। मेडिवल टाइम में खुद जो है, जैसे ये मुगल थे, उनको तो लिखने पढ़ने का शौक था ही। बाबर ने खुद लिखे हैं अपने मेमोयर्स बाबरनामा के जरिए। बाबर के बाद हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने जो लिखा, और उसके बाद पूरी एक परंपरा है मध्यकाल में, बहुत सारे लेखक हैं। और अर्ली मेडिवल टाइम, अर्ली मॉडर्न टाइम में 18वीं सेंचुरी में अंग्रेज यात्री भी आने लगते हैं, और बल्कि मुगल काल में भी। तो आपने से सुने होंगे बहुत सारे नाम, पैंसठ जैसे हैं, है ना, और एक बर्नियर का नाम सुना होगा। ढेर सारे मतलब मेडिवल टाइम के यात्री जो मेडिवल यूरोप से यहाँ पे यात्राएं करी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो इससे भी अच्छी रोशनी पड़ती है। चार्ल्स फिंच है, विलियम फिंच है, ऐसे कितने नाम मैं गिना सकता हूँ। और फिर आप सीधे, क्योंकि हमें बात लंबी करनी है, तो सीधे मॉडर्न पे अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे मेमोयर है। यहाँ तो ढेर लग जाता मॉडर्न टाइम्स में। गांधी ने अपने मेमोयर्स लिखे, अपनी आत्मकथा भी लिखी है ना। ये बड़े एग्जाम्पल हैं। अम्बेडकर ने लिखा है, नेहरू ने लिखा, और ढेर सारे लोगों ने लिखा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि मेमोयर का हिस्ट्री से क्या संबंध है या इससे क्या फायदा होता है। तो मैं बता ही चुका हूं। देखिए, इसमें दो चीज हैं। एक तो है, पहली बात है मेमोरी जो होती है लोगों की, मेमोरी को जब डॉक्यूमेंटेड कर दिया लोगों ने, तो वो उस रूप में हमारे सामने है। हालांकि हिस्ट्री में एक ओरलिटी का भी अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि आम आदमी हिस्ट्री नहीं लिखता, आम आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं होता, तो ओरल परंपराओं के रूप में चलता है। तो एक तो ओरलिटी है, जो स्मृति है ओरलिटी के जरिए हमें दिखाई देती है, और दूसरी मेमोयर्स के जरिए, आत्मकथाओं के जरिए। अब आगे चलते हैं, मेमोयर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर इसके महत्व की बात करें तो कई चीजें पता चलती हैं। खासकर अगर हम सीधे निचले लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो मैं ज्यादातर जैसे ट्रेवलर्स हैं वो भी ज्यादातर, हालांकि कुछ इलीट बैकग्राउंड से भी हैं, ज्यादातर तो इलीट बैकग्राउंड से हैं, कुछ सामान्य बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन इनकी एक अच्छी आदत होती है, ये घूमने फिरने वाले लोग हैं, समाज में जाते हैं, अलग अलग वर्गों के बारे में जानकारी लेते हैं, बड़ा इनका इंटरेस्ट भी होता है। तो मान लिया, देखिए एक नए देश में आए हो आप, तो बहुत ही सामान्य बात है, जो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हम उतना नोटिस नहीं करते, वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो बड़े माइन्यूट डिटेल मिल जाते हैं, है ना। जैसे बाबर जो है इतने माइन्यूट डिटेल देता है इंडियन सोसाइटी के बारे में, कि अब मतलब यहाँ की वनस्पतियों के बारे में बता रहा है, यहाँ के खान पान के बारे में बता रहा है। अल बरूनी जैसे लोग हैं, यहाँ की देखिए कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं, और खासकर समाज के निचले तबकों के बारे में। समाज के निचले तबकों के बारे में हमारे सोर्स से उतना नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे लिए वो लोग है ना जो समाज के नीचे हाशिए के लोग हैं, या जो महिलाएं हैं, वो हमारी परंपरा में मैटर नहीं करते ज्यादा, उनके लाइफ में भी मैटर नहीं करते। लेकिन उन लोगों ने ऑब्जर्व किया ये बड़ी अजीब चीज है, ये क्या है भाई। तो जैसे अल बरूनी लिखता है समाज की निचली जातियों के बारे में, मतलब मेडिवल टाइम में एक दो लोग हैं, ये विदेशी लोग यही बताते हैं। तो समाज को, जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे से देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है, जरा बैठ जाइए, नीचे से जो हिस्ट्री को, समाज को जो देखना है, वो हमें थोड़ा सा नजर आता है। अब मैं पर्टिकुलरली आता हूं अपने थीम पे, क्योंकि समय की भी कमी है और कई बातें करनी है। हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कशन ऑन दलित ऑटोबायोग्राफीज,
ये जो दलित आत्मकथाएं हैं आधुनिक युग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेड सोर्स के तौर पे उभरते हैं, और खासकर जो समाज के जो सामान्य लोग हैं या हाशिए के लोग हैं उनकी मेमोरी जो है वो डॉक्यूमेंटेड रूप लेने लगती है, जो कि कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाई। ये एक अनोखी घटना थी मॉडर्न टाइम में कि समाज के निचले लोगों ने भी कलम उठाई। पहले तो कलम उठाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था ना, क्योंकि शिक्षा जैसे अधिकार से वंचित भी थे और वहां से बहुत दूर भी थे, मतलब उनकी पहुंच से ही बाहर थी बस ये चीजें। पर आधुनिक युग में ये चमत्कार होता है कुछ ब्रिटिश पीरियड में, और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, खासकर जो दलित बैकग्राउंड के लोग रहे, जिन्होंने कुछ लिखा हो थोड़ा सा। जैसे अम्बेडकर ने लिखा है, बहुत बड़े आदमी थे, वेटिंग फॉर वीजा, वीजा वीजा की वीजा तो समझते हो ना, वीजा जैसे हम विदेश में जाते हैं या एक नई दुनिया में जाते हैं तो उसका एक वीजा मिलता है। तो अम्बेडकर की ये किताब बड़ा मीनिंगफुल है। ये टाइटल इनकी जो है ना, इनकी ये जो दलित आत्मकथा है, इनकी टाइटल से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। तो वो वीजा मतलब कौन सा, कहाँ के लिए वीजा, जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है उसमें एंटर करने के लिए वीजा का वेट कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। तो ऐसे कुछ लोगों ने लिखे हैं, ऐसे ही जो है दक्षिण भारत के एमसी राजा थे और खुद जगजीवन राम, इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत मेमोइर्स लिखे हैं। लेकिन सही मायनों में दलित ऑटोबायोग्राफीज आजादी के बाद अपना आकार लेती हैं, लिखी जाती हैं, और उसमें सबसे पहला जो काम सामने आते हैं वो मराठी से आते हैं। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में दलित वर्गों में जागृति पहले आई। वहां फूले जैसे लोगों ने बैकग्राउंड बना दी थी। ज्योतिराव फूले 19वीं शताब्दी में ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सत्य शोधक समाज के जरिए। बाद में फिर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद आ गए, तो वहां पे चेतना का लेवल काफी हाई था। इसलिए लोगों ने, खासकर आजादी के बाद जो अम्बेडकर के अनुयायी थे या उसके आइडियोलॉजी से जो प्रभावित थे, उन लोगों ने लेखनी उठाई और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो है एक तरह से मतलब झंडे ही गाड़ दिए। अब कभी तो ये साहित्य ऐसा था, मतलब जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और जब ये लिखा गया तब भी लोग ये नहीं सोचते थे। खुद ये लेखक भी, जरा गौर कीजिए, जो दलित लेखक थे उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये जो लिख देंगे तो इतना बड़ा जो है मतलब उस पर चर्चा हो जाएगी, इतना बड़ा चमत्कार की तरह ये दुनिया लेगी उसको। लेकिन हुआ ऐसा, क्योंकि ये ऐसा यथार्थ बताया इन्होंने जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी ने देखा नहीं। खासकर जो सभ्य दुनिया है, साहित्यिक दुनिया है, तो इसमें ऐसे ऐसे हस्ताक्षर आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। और मैं साथ में ये भी कह दूं, ये जितने भी मेमोइर्स हैं, खासकर ऑटोबायोग्राफी के तौर पे आते हैं, ये कंटेम्परेरी हिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स भी बन जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास है दोस्तों, उसमें आप जानते हो ओरल सोर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कंटेम्परेरी हिस्ट्री में और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ओरल सोर्स का उतना नॉर्मली भरोसा नहीं होता। आम आदमी अपनी गीतों में, कहानियों में, किस्सों में जो बताता है ना, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है उसमें से सच क्या है और क्या जो है मिथ है ना। लेकिन हाँ, ये जो दलित ऑटोबायोग्राफी लिखी गई ये पूरी तरह फैक्चुअल थी। ये एक अलग तरह का अनुभव था। देखिए, अनुभववाद की एक थ्योरी है, आपने सुना होगा, कंप्लीट जिसको यथार्थ है वो तो कभी होता नहीं है ना, रिलेटिविटी की थ्योरी है। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव क्या है उससे तो डिपेंड करता है आप किस तबके से आते हो, किस बैकग्राउंड से आते हो। तो अगर आप समाज के बिल्कुल नीचे के तबके से आते हो तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका अनुभव भी अलग तरह का है। वो अनुभव इन लोगों ने दिखाया और फैक्ट्स के आधार पे, क्योंकि ये तो देखिए अनुभव भी कई तरह का होता है हिस्ट्री में, है ना। हमारे पास फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस तो होता नहीं, एक होता है फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस खुद का, दूसरा होता है सेकंड पर्सन एक्सपीरियंस यानी किसी और का जिसको आप जानते हो, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री में ज्यादातर जो सोर्स हैं वो सेकंड पर्सन एक्सपीरियंस पे बेस हो, क्योंकि जो राइटर हैं या जो भी लेखक हैं या जो भी सोर्स लिखने वाले हैं वो सेकंड पर्सन है। तो इसी तरह दलित लेखकों ने भी अपना फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस उन्होंने बताया
ज्यादातर जो और सोर्स लिखने वाले हैं इन लोगों के बारे में वो उनका सेकंड पर्सन एक्सपीरियंस है। तो ये भी इस रूप में भी अनोखा था कि ये लोग खुद उस यथार्थ को भोग चुके थे। तो इस तरह से ये आत्मकथाएं आई और इन्होंने तहलका मचा दिया साहित्य के क्षेत्र में। खासकर मैं 2-4 नाम गिनाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं है। दया पवार का नाम लिख भी लीजिए आप, जरा काम आएगा। अगर आप दलित साहित्य में रुचि लेते हैं और दलित अध्ययन में या सबाल्टर्न स्टडीज में भी रुचि लेते हैं तो ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो दया पवार ने किताब लिखी मराठी में, अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये उनकी कहानी ही है, लेकिन वो नॉवल की फॉर्म में लिखते हैं। उनकी शैली बड़ी जबरदस्त है, मतलब एकदम आपको बांध लेती है। किताब का नाम है अछूत, हिंदी में पब्लिश है, मराठी में आई थी और इसने बहुत सारे पुरस्कार जीते। अमेरिका, यूरोप तक हर जगह पहुंच गई, कई भाषा में। दया पवार पहला नाम है, उसके बाद बहुत सारे आते हैं, आकरमाशी जैसे लोग हैं। फिर मैं हिंदी के जगत का एक और नाम बता देता हूं, शायद ये तो आपने सबने सुना होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन है ये हमारे उत्तर भारत में और हिंदी साहित्य में सबसे पहली आत्मकथा थी, दलित आत्मकथा, जिसने तहलका मचा दिया था। हालांकि जब वो लिख रहे थे बड़े संकोच में थे, राजेंद्र यादव ने उनको प्रेरित किया था, जो यूपी के एक साहित्यकार थे, सुना होगा उनका भी नाम आपने। थोड़ा साहित्य से भी एक संपर्क बनाइए आप। राजेंद्र यादव ने उनको इंस्पायर किया और 50 पेज उन्होंने लिखे, फिर फाड़ दिए। उन्होंने लिखा ये क्या लिख दिया मैंने, इतना जिल्लत, इतना इंसल्टिंग एक्सपीरियंस लिखना आसान नहीं होता। फिर राजेंद्र यादव ने फिर कहा लिखो, यही तो लिखना है। तो उन्होंने दोबारा लिखा और उसके बाद वो राजेंद्र यादव ने छाप दिया, इतिहास बन गया वो। तो ये दूसरा मैं खासकर एक उदाहरण देता हूं। और भी नाम है हिंदी जगत में, आपने मोहनदास नेमिशराय का नाम सुना होगा हिंदी के क्षेत्र में, अपने अपने पिंजरे है ना, और जो है काफी नाम मैं और गिना सकता हूं। तो इसी कड़ी में बाद में लोग लिखते रहे, हालांकि बहुत कम साहित्य लिखा गया है, ये इतना नहीं है। जैसे हरियाणा से मेरा जो अपना प्रांत है वहां से बहुत मुझे दिखाई नहीं दिया कोई जिसने, हालांकि कुछ लोगों ने शायद प्रयास किए हैं लेकिन उतना चर्चा में नहीं आए या उतना काम उनका दिखता नहीं। तो सही मायनों में पहली एक ऑर्गेनाइज्ड दलित ऑटोबायोग्राफी ये मेरी आई है अभी इसी साल, जख्म अभी ताजा है। अच्छा, ये आत्मकथाएं जो है एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एज ए देखो मेमोयर है ये, एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बातें हैं, मैं कई बातों पे थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहली चीज है जो दलित आत्मकथाएं हैं, कई चीजें अनोखी बताती हैं। जैसे पहला, आत्मकथाओं के बारे में आम धारणा ये होती है कि ये लोगों की अपनी अपनी राम कहानियां हैं, होता भी है ऐसा अक्सर, मैंने भी बहुत लोगों की पढ़ी। तो वो अपनी कहानी में यहाँ गया वहां गया, इससे मिला वो उससे मिला, है ना। एक आदमी को मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा बहुत है इसको लिखने से पहले, काफी मैच्योर एज में, मैंने शिमला में लिखी थी जब फेलो था मैं वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में। तो एक बंदा लिखता है कि मैं इंदिरा गांधी से मिला, मैं फलाने से मिला, मैं उससे मिला। मैंने कहा व्हाट मेक इट एनी सेंस, आप क्या लिख रहे हो, क्या बोर कर रहे हो, आपकी राम कहानी नहीं सुननी हमें। लेकिन दोस्तों ज्यादातर समाज के जो सो कॉल्ड अपर लेयर से जो लोग आते हैं उनकी राम कहानियां ही होती हैं। एक का तो टाइटल ही है मेरी अपनी राम कहानी, अब ढूंढना वो भी। दलित आत्मकथा इस रूप में अलग है कि ये सामाजिक इतिहास होता है पूरा का पूरा, सीधा देखो इतिहास से ये संबंध बनता है। ये सोशल हिस्ट्री होती है क्योंकि समाज के वो लोग जो समाज के हाशिए के लोग हैं, उन लोगों में से ये लोग उस बैकग्राउंड से ही उठ के आते हैं। इतना आसान नहीं होता क्योंकि समाज के जो बाधाएं हैं वो ढेर सारी हैं, उन बाधाओं को पार करते हुए, और वो कहानी उस व्यक्ति की नहीं है। जैसे खुद मैं अपनी कहानी की बात करूं, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे मेरे समुदाय की कहानी है। ये पूरे के पूरे हरियाणा में खासकर जो उस समय सामाजिक उथल पुथल मची हुई थी 80 के दशक में और 90 के दशक में, उस उथल पुथल से ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी, है ना। तो वो भी आपको दिखाई देगी इसमें बैकग्राउंड के तौर पे। तो
देखिए, जिस समाज में हम पैदा होते हैं उसी में हम बनते हैं, उसी में बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे, बल्कि दलित जीवन तो ज्यादातर बर्बाद ही हो जाते हैं। तो इसलिए भी इस रूप में भी एक पहली बात इसका अनोखापन है कि सोशल हिस्ट्री दिखेगी इसमें। दूसरी बात इसमें दिखती है आपको लोकल हिस्ट्री। लेकिन उससे भी पहले मैं एक और बात बताऊं। दूसरी बात है सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। सबाल्टर्न यानी कि जो समाज के जो निचले लोग हैं उनका दृष्टिकोण, जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। आप सबाल्टर्न स्टडी को सब जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे, पढ़ा ना। सबाल्टर्न स्टडी पूरी एक धारा है इतिहास की, एक पूरा स्कूल है जो रंजीत गुहा जैसे लोगों ने स्कूल आगे बढ़ाया। तो सबाल्टर्न अप्रोच क्या कहती है कि भाई इतिहास अब तक ऊपर से लिखा गया है, इतिहास को नीचे से लिखा जाना चाहिए और नीचे से ही देखा जाना चाहिए। तो अगर आपकी अप्रोच हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में है, यानी उसमें इंटरेस्ट है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये दलित आत्मकथाएं। क्योंकि ये लोग तो नीचे के ही लोग हैं, नीचे से नीचे में भी सबसे नीचे के लोग हैं। तो आपको वो नजरिया मिलता है ना। मैंने बताया था ना कि नजरिए का फर्क होता है, एक यथार्थ जो ऊपर से दिखता है, एक नीचे से दिखता है। तीसरी बात है इसमें रीजनल हिस्ट्री और लोकल हिस्ट्री। देखिए, सही हिस्ट्री जो नेशनल हिस्ट्री या जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वो थ्योरेटिकल ज्यादा होती है, उसमें आप बहुत बड़े बड़े जनरलाइजेशन करते हो। रियल हिस्ट्री आता है उसको लेती है लोकल लेवल पे ना। इसलिए बाद में जो है सबाल्टर्न स्कूल और उससे जुड़े हुए मतलब यूरोप में जो परंपराएं चल रही थी, तो जैसे अर्नॉल्ड्स ट्रेडिशन है, वो रीजनल हिस्ट्री को बहुत महत्व देती है। तो इस रूप में भी कि किसी रीजन को जानना, किसी लोकेलिटी को जानना भी इतिहास को सही मायनों में करीब से जानने का एक मौका देता है। तो जैसे ये मेरी आत्मकथा है, ये अगेन हरियाणा रीजन को समझने का एक मौका देती है। इसका एक अनोखापन है इसमें कि इसमें तो हरियाणा की जो कल्चर है वो दिखेगी, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आती। जब कहानी पढ़ते हो तब पता चलता है हरियाणा की जो कल्चर है, उसकी जो है संस्कृति क्या है, उसका जीवन मूल्य क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके मुहावरे क्या है ना। और उसमें भी जो मेरी लोकेलिटी खासकर, मैं देखिए ये कहानी एक शहर में आकार लेती है। रोहतक में मेरा जन्म होता है, तो उस शहरों में जो बस्तियां किस तरह से बसी होती थी, और उन बस्तियों में भी, उन कॉलोनियों में भी, दलित कॉलोनी कहाँ पे होती थी थोड़ा थोड़ा तो आपने भी सुना होगा, उसकी खास दिशाएं होती थी, है ना। मनुवादी जो योजना थी प्राचीन, तो ज्यादातर दलित वर्ग के जो लोग हैं ऐसे इलाकों में बसे होते थे या बसाए गए होते थे। तो वो चीज भी दिखेगी आपको। ये कहानी एक और मैं बात बताऊं, ज्यादातर दलित आत्मकथाएं गांव की बैकग्राउंड से चलती हैं, क्योंकि गांव से ही बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग। हमारे मतलब भारत के ज्यादातर लोग गांव में ही बसते हैं। लेकिन इसका एक अनोखापन है मेरी कहानी का, ये शहर से शुरू होती है और ये इस मिथक को भी तोड़ती है कि भाई शहरों में लोग जैसे कह देते हैं ना, शहरों में कहाँ भेदभाव रहा है, कहाँ अनटचेबिलिटी वगैरह रही है, इसको भी ये तोड़ती है। शहर के बीचों बीच मेरे साथ वो अनुभव है। एक और चीज है, ये जो कहानियां हैं दलित आत्मकथाएं, ये दीज आर द लीजेंड्स ऑफ लाइफ स्ट्रगल्स, मतलब गाथाएं हैं, दंत गाथाएं हैं एक तरह से जीवन की जीवाशा की, संघर्ष की। इंसान किस हद तक संघर्ष कर सकता है ना। देखो, आसान नहीं होता